नमस्कार। अभियान कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पहले हमने ज्योग्राफी का जो लेसन था वो कंप्लीट किया था कि ज्योग्राफी की जितनी भी क्लास थी वो हमने देने का प्रयास किया है। आगे भी जो बाकी रही है वो भी देने का प्रयास करेंगे। और वैसे हमने ऑफलाइन में पूरा ज्योग्राफी बेस पढ़ा दिया है। आज हम नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, वो इंडियन पॉलिटी को लेकर चलते हैं। तो कुछ वर्ड हैं जो हमारे लगभग दिमाग में रहते हैं लेकिन अर्थ नहीं जान पाते क्या होते हैं। एक अर्थ होता है पॉलिटी, एक होता है पॉलिटिकल साइंस, एक होता है पॉलिटिक्स, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये चार वर्ड है। पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस का मतलब है राजनीति विज्ञान। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हम लगातार सुनते आते हैं और हमको ये पता नहीं चल पाता कि इनमें क्या अंतर है, कि पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है। इनमें मैं अगर कॉमन वर्ड लूं तो एक वर्ड निकल कर आता है, इसका नाम क्या होता है? पोली। ठीक है ना? इनमें देखो आप, पोली पोली आ रहा है ना, तो इसका मतलब होता है, इसको वर्ब के रूप में माने तो पोलिश। पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का मतलब हो गया शहर या नगर राज्य, शहर या नगर राज्य। तो हमारे ये ध्यातव्य रहता है कि राज्य का मतलब होता है कि ये किसी प्रांत से। सामान्यतः हम यही सोचते हैं कि राज्य की बात करें तो हमें प्रांत की बात कर रहे हैं, जैसे कि भारत में 28 राज्य है, लेकिन राज्य का मतलब कतई प्रांतों से नहीं है। राज्य का मतलब होता है क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो कि प्रशासनिक आधार पर या भौतिकी द्वारा नियमित होता है, वो क्या होता है? क्षेत्र होता है। और क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं सर? राज्य कहते हैं। और अगर यहाँ की व्यवस्था का जहां अध्ययन किया जाता है वो क्या है? पॉलिटी है। यानी यहां देखो तीनों में नाम आ रहे हैं, राज राज राज। इधर पोली 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 का मतलब राज का मतलब शासन से नहीं है, राज का मतलब क्षेत्र से है। क्षेत्र की जहां व्यवस्था का आकलन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। ठीक है। और ये राज व्यवस्था कैसी होगी? यानी लोकतंत्रात्मक होगी, गणतंत्रात्मक होगी, राजतंत्रात्मक होगी, तानाशाह होगी, इसका अध्ययन जहां करते हैं वो है विज्ञान, यानी राजनीति विज्ञान। और ये राजनीति विज्ञान है वो जिन व्यक्तियों द्वारा संपादित की जाती है, जैसे कि भारत में आप मान लो भारत सरकार है, वो बीजेपी सरकार है। यहाँ राजस्थान में अब जो पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी सरकार बन गई है। ये जो है वो जो विभिन्न नेताओं द्वारा विकसित की जाती है वो क्या है? पॉलिटिक्स यानी राजनीति है। तो तीनों में ये अंतर होना चाहिए। किसी क्षेत्र का, किसी शहर या नगर राज्य का शासन चलाया जाए उसकी व्यवस्था को क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। और वो शासन किस आधार पर हो? लोकतंत्र हो, इसके अलावा राजतंत्र हो या गणतंत्र हो, इस व्यवस्था का जहां अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में जो विभिन्न प्रकार के शासक हैं जो अपना शासन संचालित करते हैं उनकी नीतियों को क्या कहते हैं? राजनीति। लेकिन ये भारत में आपको पता है संविधान सर्वोच्च माना गया है। तो इन तीन नीतियों को चलाने के लिए मुख्य आधार क्या बनेगा? संविधान बनेगा। क्या बनेगा? संविधान। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ते हैं आजकल पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस की जो रचना कहां से हुई है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, एक प्रश्न आता है
जो आपको एसएससी का या आप मान सकते हो आरपीएससी का, बीपीएससी का, सीडीआर का सबका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य के कितने अंग होते हैं। तो आपको समझना है किसी भी क्षेत्र में पहले क्या आई है, जनसंख्या आई है। मान लो ये कोई क्षेत्र था, इस क्षेत्र में पहले क्या आई, जनसंख्या आई, और जनसंख्या आई वो बढ़ती गई और एक दिन बढ़ती ही चली गई। और बढ़ने से क्या हुआ, अब इस जनसंख्या को एक ही क्षेत्र में वो बढ़ती जा रही है, तो उनको ऐसा लगेगा कि हमें अलग अलग होना चाहिए। अरे ये मानो कि आपने कोई परिवार में है, देखिए 4 बेटा हो जाए, मांगो शादी कर दे, तो कौन सा एक जगह आप वहां अलग होने की सोचे ना। वैसे ही बात जनसंख्या है, जनसंख्या चाहती है कि हमारा क्या हो, बंटवारा हो। तो इस जनसंख्या ने चुना किसको, क्षेत्रफल को। क्या चुना, क्षेत्रफल को। यानी ये जनसंख्या थी कि हमारा क्या कर दिया जाए, क्षेत्रफल में विभाजन किया जाए। अब ये विभाजन करेगा कौन, जनसंख्या अपने आप तो नहीं करेगी, अपने आप करेगी तो वो लड़ाई करके करेगी। इससे अच्छा है कि हमारा एक क्या हो, प्रतिनिधि हो। वो प्रतिनिधि क्या बनेगी, सरकार, जो जनसंख्या का क्या करेगी, विभाजन। अब सरकार है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो बंदिश लगाती हो, जनता का हनन करती हो। तो इसमें एक शब्द जोड़ा गया कि सरकार भी कैसी हो, संप्रभुता वाली हो। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई देश अपने निर्णय लेने में आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र है, उसे क्या कहते हैं, संप्रभुता। अब यहीं से अपना प्रश्न बन गया, राज्य के कितने तत्व है, 4 तत्व है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार, संप्रभुता। ये प्रश्न आप देख लेना, पटवारी में अभी तक 5-6 बार पूछा गया है। पीछे वाली में था कि राज्य के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। राज्य के 4 अंग कौन से, अंग बोल दे तत्व बोल दे की बात है। पहला जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, तो कहने का मतलब हमने बात की है पॉलिटिकल का बेस क्या था, कि इसमें 4 वर्ड मैंने बताए हैं, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें मुख्य अमूमन शब्द होता है वो पोलिस होता है। पोलिस का मतलब होता है सिटी, स्टेट, एरिया, नगर और शहर, राज्य। राज्य के कितने अंग हैं, या अंग बोल दो या तत्व बोल दो, वो 4 है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। अच्छा, अब बात करते हैं हम राजनीति विज्ञान को लेकर, कि कहां से राजनीति विज्ञान की शुरुआत हुई है विश्व में। तो आपने एक देश का नाम सुना है, यूनान। यूनान बोल दो, इसको ग्रीक भी बोलते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे पहले प्रसार कहां से हुआ है, यूनान देश से हुआ है। यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप शुरुआत से इस रूप में विकसित है कि उन्होंने सबसे पहले ज्ञान ग्रहण किया था। और यहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुकरात। और बड़ा लिखूं क्या, सोक्रेटीज, सुकरात। ठीक है, इसको हिंदी में तो बोलते हैं सुकरात, इंग्लिश में बोलते हैं सोक्रेटीज। ठीक है, ये सुकरात है, वो एक अपने यहां ग्रीक में क्या करते थे, सभा करते थे। इस सभा के अंतर्गत क्या होता था कि वो अपने अपने तर्क दिया करते थे। और कहा जाता है कि ये फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ ग्रीक कहलाता भी है। याद रखना कि पहला फिलोसोफर था भारत में आने वाला, वो कौन था, सुकरात था, जो भारत की ओर उसने बात की थी। तो सुकरात की बात करें तो सुकरात अपने विचार है वो लोगों को सुनाया करता था। एक दिन जब वो अपने विचार सुना रहा था तो उसके पास में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से वो जो बात बोलता वो सभी लिख रहे थे, क्योंकि सुकरात वो अनपढ़ था, वो तो केवल मात्र बोल सकता था, लेकिन उसकी जो सभा बैठती थी ना वो लिखती थी। उनमें एक इसका शिष्य बना, जिसका नाम क्या था, प्लेटो। ये प्रश्न अभी जो होम एग्जाम हुए हैं उसमें ही प्रश्न आया कि सुकरात का शिष्य क्या है, कौन सा है, तो प्लेटो है।
और इस प्लेटो ने सुकरात के विचारों को बड़ा गौर से सुना और उसने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द रिपब्लिक, द पब्लिक, इसमें इसको लिख दिया। और मुख्य विचार क्या था कि सुकरात कहा था कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं। अनपढ़ था फिर भी वो क्या बोलता था कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं। तो प्लेटो ने बोला क्यों? वापस जवाब आया मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं। बोला क्यों? कि इसका मतलब है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं क्या हूं? सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं। और आपा कोई काम करा बिको अपन अर्थ ही कौन पतो, अर्थ ही कौन पतो, एक मतलब आप अज्ञानी आ, लेकिन वो चीज आप आत्म स्वीकार करे कि मैं खुद जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता, इसका मतलब मैं ज्ञानी तो हूं, कम से कम इतनी बात जानता हूं। इस बात को प्लेटो ने कहां लिख दिया? द रिपब्लिक। और प्लेटो ने सुकरात के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक जगह है एथेंस, ठीक है ना, यूनान की राजधानी के रूप में है। इस एथेंस में इसने एक संस्था खोली जिसका नाम क्या था? द एकेडमी, द एकेडमी। इस द एकेडमी में बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ने के लिए आते थे। किसने खोली थी ये? प्लेटो ने खोली थी एथेंस में सुकरात के विचारों से प्रभावित होकर, और द एकेडमी से पढ़कर इस प्लेटो का एक शिष्य और आ गया, इसका नाम है अरस्तु, जो क्या बनेगा अब? प्लेटो का शिष्य। अरस्तु को इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। अब आपका नाम तो सुना अरस्तु, लेकिन इसका नाम होता है एरिस्टोटल, ठीक है। और अरस्तु जब आया तो अरस्तु ने एक तो सुकरात के विचार ले लिए पहले से, क्योंकि सुकरात के विचार किसमें आगे हैं? प्लेटो में। और प्लेटो के ले लिए, इसका मतलब इसके पास दो लोगों के विचार हो गए, एक तो प्लेटो खुद के हो गए और एक सुकरात के हुए। प्लस इस द एकेडमी में पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे वो भी प्लेटो की तरह बहुत मजबूत थे, पढ़ाने में अच्छा पढ़ाते थे। उनके विचारों को अरस्तु ने एक ग्रंथ में लिखा जिसका नाम है दी पॉलिटिक्स। क्या नाम है? दी पॉलिटिक्स। इसलिए पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन हो गया? अरस्तु। इसलिए क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस का इसके क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, यानी राजनीति विज्ञान का जनक। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आगे देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान में शुरुआत कहां से है? ग्रीक से। पहला विद्वान कौन? सुकरात या सोक्रेटिस। वो क्या करता था? अपने विचार देता था, उसको सुनता था प्लेटो। प्लेटो अपने विचारों को कहां रखता था? एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? द रिपब्लिक। उस द रिपब्लिक है उसको बहुत सारे लोग पढ़ते थे। कहां? द एकेडमी नामक संस्था। और द एकेडमी से पढ़कर कौन आया? अरस्तु आया। अरस्तु ने अपने विचार कहां लिखे? द पॉलिटिक्स में। द पॉलिटिक्स को पढ़ने के बाद में पता चला कि अरस्तु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। आगे अब आप बात आना चाहिए हमारी मुख्य बिंदु पर कि भारत में संविधान को लेकर क्या बात है। लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में संविधान की जरूरतें कैसे पड़ गई, जरूरतें कैसे पड़ गई। तो थोड़ा हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। आपको पता है बात है 23 जून 1757 एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब था कौन? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। और इसके अलावा सामने था कौन? रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव।
इनके मध्य ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में हालांकि सिराजुद्दौला अपने आप क्षेत्र में बहुत महान था, और बंगाल क्षेत्र में नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में इसका वर्चस्व था, क्योंकि उत्तरकालीन मुगल सम्राट है वो कमजोर हो गए थे, बहादुर शाह जफर वगैरह सब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद में उत्तरकालीन जो सम्राट रहे हैं वो बिल्कुल कमजोर रहे हैं, और उन कमजोरी का फायदा उठाया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने, और इन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया। लेकिन इसी समय आ पड़े थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसने बोला कि पहले आप बंगाल क्षेत्र में अपने राज्य को बढ़ाएंगे, क्योंकि मुख्य व्यक्ति है वो यही है, क्योंकि इसको हम खत्म कर देंगे तो यह मान लो भारत में पूर्ण रूप से वर्चस्व स्थापित हो जाएगा हमारा। तो इसने रॉबर्ट क्लाइव ने पहले प्लासी के युद्ध में हरा दिया था किसको? सिराजुद्दौला को। लेकिन बाद में पुनः 1964 में इसको युद्ध करना पड़ा, और 1964 में वापस अंग्रेजों की क्या होती है? जीत होती है, अंग्रेजों की जीत। और इस युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। हाँ, बक्सर का युद्ध। और जब लगातार 1764 है ये, बक्सर के युद्ध में जीत के बाद में अब जो बंगाल के गवर्नर थे उन्होंने सोच लिया कि अब कमजोर हो गए कौन? मुगल। मुगल मतलब है वो मुगल नहीं है जो दिल्ली पर राज करते हैं, बंगाल पर राज करने वाले, ठीक है ना। और अब ध्यान रखना, एक संधि करेंगे वो बंगाल के साथ। क्या करेंगे? 1765 की, जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने भारत के सामने बहुत सारी प्रस्तुतियां पेश की कि आप ये शर्त मानोगे तो हम आपकी सहायता करेंगे, हम इस रूप में सहायता करेंगे जिससे भारत का गौरवान्वित बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, उनका ये एक तरीका था यहाँ के शासन को हड़पने का, यहाँ की सत्ता को हासिल करने का। परिणाम स्वरूप अब भारतीय तो भोले रह गए और ये अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। और इन्होंने पहला अपना जो नियम लाया था उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, ये पहला उसका नियम था। और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण का पहला प्रयास किया गया था, क्योंकि भारत, आपको पता है, भारत वाले अगर जानकार होते, ज्ञानी होते, तो अंग्रेजों को प्रवेश ही नहीं करने देते ना। समझ में आई बात? तो ज्ञान तो इनमें था ही नहीं, शुरुआत में ये बोले रहे हैं, और उन्होंने फायदा उठाया है कि अपने केरल में जो इलायची की पहाड़ियां हैं, कार्डमम की पहाड़ियां, वहां सर्वाधिक मसाला था। उस मसाले का बहाना लेकर वो व्यापार की तरफ आ तो गए थे, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो क्या बन गया था? राजनीति करना बन गया था। तो पहला नियम लेकर आए कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा लाएंगे वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद में 3 नंबर पर लाएंगे वो 1792 का अधिनियम। बाद में वो लेके आएंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। ये चार्टर अधिनियम है ना, इसका मतलब होता है ये हर 20 साल बाद में पेश किए जाएंगे चार्टर अधिनियम। इसके बाद में वो लाते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, बाद में लाते हैं वो 1853 का चार्टर अधिनियम। बाद में लाते हैं वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। बाद में लाते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 का है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम।
और बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, और लास्ट है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये क्या ला रहे हैं, वो नियम पर नियम ला रहे हैं। पहला कौन सा नियम है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1792 का भारत परिषद अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और 1909 का नाम पूछते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि आपको पता है वर्तमान संविधान का आधार है। ये ध्यान रखना, वर्तमान संविधान के 321 अनुच्छेद है वो इसी से आए हुए, ध्यान रखना, 1935 के अधिनियम से। 1947 का है वो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, जिसमें कह दिया गया था कि भारत को आजाद कर दिया जाए। अब ये ब्रिटेन सरकार लेकर आई थी सभी नियम। इस हर नियम में भारतीयों का हनन लिखा हुआ होता था, हर नियम में भारत के साथ कुठाराघात होता था। तब जाकर लोगों ने ये मांग की कि भारत का तो खुद का संविधान होना चाहिए। अरे जब आप लोग कोई चीज हनन कर रहे हैं, इसको मतलब आप अभी खुद बनाना चाहो ना कोई चीज, तो वैसा ही इसने बोला कि आप वाले नियम तो हमारे बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए हमें तो अपने वाले नियम चाहिए, या आपको हमारी महत्ता को ध्यान में रखते हुए नियम बनाने चाहिए। और ऐसा मांग करने वाला है वो पहला व्यक्ति होगा कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो अगला अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है उसका नाम क्या है, संविधान की मांग। यहां से है अपनी शुरुआत होती है इंडियन पॉलिटी की। संविधान की मांग है वो पहला अध्याय है। अब संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम क्या की है, संविधान की मांग की, संविधान की मांग की। पहली बात, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन है, बाल गंगाधर तिलक। पूछेगा कहां की है, इस अभिलेख जो विधेयक का नाम भी पूछते हैं, तो स्वराज इसमें इसका नाम है स्वराज विधेयक। सबसे पहले किसकी मांग की है, संविधान की मांग। लेकिन ध्यान रखना, एक व्यक्ति की मांग कोई मान नहीं सकता ना, और एक बार में मान जाता तो पहली उड़ी जाता ना। माना कब से बोल रहे हैं आप कि आप बाहर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, एक बार में थोड़ी मान और माने। तो दूसरा व्यक्ति आता है कौन, M.K. गांधी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अर्थात भारतीय संविधान तो भारतीय लोगों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। तो ये प्रश्न सीधा पूछता है कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का मतलब होता है उसकी दिमाग की बात होनी चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये आपको सीधा इन्वर्टेड कॉमा में देकर पूछेगा कि ये विचार किसके हैं, महात्मा गांधी।
अच्छा, ये विचार दिए कब? तो सन 1922 में दिए थे। कब दिए थे? 1922 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और ये जिस पुस्तक में दिया उसका नाम है यंग इंडिया मैगजीन्स। यंग इंडिया मैगजीन्स यानी पत्रिका नाम था यंग इंडिया। ठीक है, दो मांग हो गई है, लेकिन अभी तक कोई मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है किसकी तरफ से? ब्रिटिश सरकार की तरफ से। नई रिस्पॉन्स आने पर अपने ही भारत के एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कहा कि गांधी जी आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो, मैं एक दिन में बना दूंगा संविधान। ठीक है, आप मेरे को 10 मिनट का मोहलत दो, मैं संविधान पूरा खाका तैयार कर दूंगा 1 मिनट में। बोला बना दो सीधे 1 दिन के। तो उन्होंने 1928 में वो एक नेहरू रिपोर्ट लेकर आए, एक प्रशस्ति पत्र, एक मान लो एक पत्र लेके आए थे, इसमें अपना प्रस्ताव लिखा हुआ था। उस प्रस्ताव का बोलो अली गुरु बना दियो मैं तो संविधान। लेकिन आप बताओ, एक पत्र का संविधान पूरे देश को चला सकता है क्या? नहीं चला सकता, क्योंकि भारत में विविधताओं की भूमि है। भारत में हर जाति हर धर्म को ध्यान में रखना पड़ता है। इसका मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद संशोधन शामिल होंगे, और इस एक पत्र से वो देश नहीं चल सकता। इसका मतलब है 1928 में बनाई गई नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट क्या रहेगी भाई? असफल रहेगी। यह प्रश्न आया हुआ है कि भारत में संविधान निर्माण का पहला असफल प्रयास कब व किसके द्वारा किया गया? अब देख लेना, 11वीं कक्षा का अभी पेपर हुआ है, उसमें भी ये प्रश्न आया है कि पहला असफल प्रयास कब किया गया है? 1928 में। किसके माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। सफल इसलिए नहीं हो पाई, एक छोटे से पत्र से देश नहीं चल सकता। अगला, अब ये तो मांग थी, वो केवल मात्र किसकी थी? संविधान की मांग थी। अब कुछ मैं देखता हूं पढ़ाने वाले अध्यापक है, पता नहीं वो किस रूप में पढ़ाते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूं उनके बारे में, लेकिन वो बोलते हैं कि संविधान की मांग और संविधान सभा की मांग एक रूप में पढ़ा देते हैं। संविधान सभा की मांग अलग है, संविधान की मांग अलग है। संविधान की मांग करने वाले ये 3 लोग हैं जिनको पता नहीं है कि संविधान है वो एक संविधान सभा बनाएगी। ये बात देने वाले पहले कौन होंगे? चौथे व्यक्ति का नाम है 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। यह प्रश्न हमारे आते ही हम गलत करवा कर बैठते हैं। संविधान सभा की मांग, यह प्रश्न दूसरा क्यों मेरा भी गलत हुआ है, कैसे? क्योंकि पढ़ाए हुए ऐसा था। वहां नाम लिखा था कि संविधान सभा, संविधान की मांग करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन? ठीक है, 1895, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें नाम थोड़ा सा जोड़ दे, संविधान सभा की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? मानवेंद्र नाथ। आपा इस सभा को दिमाग में रखा, बस एक ही रट रखे, सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला कौन? बाल गंगाधर तिलक। अरे बेटा ए नंबर पर ओ लिखे तो ऐसी बाल गंगाधर तिलक, अल्लो मैं तो हार दियो एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवेंद्र नाथ है, ये किस पार्टी के थे? कम्युनिस्ट पार्टी के थे। कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी दल के नेता थे। उन्होंने ये कहा था कि संविधान के लिए क्या चाहिए? पहले संविधान सभा चाहिए। ठीक है, बाद में 5 नंबर पर व्यक्ति है। अब 5 नंबर पर कहने का मतलब ये हुआ कि लगातार अब संविधान की मांग कर रहे हैं कौन? भारतीय लोग कर रहे हैं ना। अब इसका मतलब है कि हम अब अंग्रेज है वो दबाव में आ गए हैं। कैसे दबाव में आ गए हैं? पहले मैं बात करता हूं थोड़ा प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 तक चला था, और इस समय गांधी जी भारत लौटे ही थे 1915 में।
कहां से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं कौन? महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 इसको विश्व भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और अंग्रेजों को क्या चाहिए? सेना चाहिए। और उस समय आते ही दक्षिण अफ्रीका से आए जब महात्मा गांधी, तो वो प्रेरित हो गए थे किससे? अंग्रेजों से। और अंग्रेज उनको बोलते थे कि आप हमारी सहायता कीजिए, सबसे बड़े आप ही हैं, भारत के नेता हैं, लोग आपको बापूजी बोलते हैं, इसलिए आप चाहे कि वैसा होगा तो आप हमारे यहाँ आपके जो भारत के सैनिक है वो ब्रिटिशर्स में भर्ती कीजिए, इन ब्रिटिश सेना में शामिल कीजिए। तो आपको पता है महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्ती करने वाला एजेंट। ठीक है, अब लगातार उस समय लोग जान नहीं थे, महात्मा गांधी ये सोचते थे कि अंग्रेज है वो भारत के लिए बहुत अच्छा है, अंग्रेजी शासन है वो भारत के लिए बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे करके ये समझ जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, ऐसा दिमाग था इनका। लेकिन वो एक दिन क्या हो गए, लगातार मांग करते गए, वो उनके मांग के अनुसार अपनी भर्ती सेना को भर्ती करते गए और ये युद्ध समाप्त हो गया। बात आई कौन से युद्ध की? द्वितीय विश्व युद्ध की। कब से कब? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। और वापस मांग हो गई है किसकी? सेना की। सेना तो चाहिए, विश्व युद्ध हो रहा है, और वो जाएंगे वापस किसके पास? महात्मा गांधी के पास, भर्ती करने वाला एजेंट है ना वो। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पिछली बार तो आपने हमें बुला दिया कि हम आपका संविधान भी बना देंगे, आपकी हर बात मानेंगे, और हमने आपको सहायता दी, लेकिन आपका रिजल्ट 0 रहा। इस रिजल्ट के चलते हम आपको अब दोबारा सहायता नहीं दे सकते। अब इस समय यहां ब्रिटेन में एक पार्टी जिसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी, इस पार्टी की सरकार थी, और यह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल। इस विंस्टन चर्चिल ने बोला कि गांधी जी आपको इतना विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं आपके लिए एक ऑफर पेश करूंगा। बोला करो। तो इन्होंने भेजा पहला दल जिसका नाम है 1942 में क्रिप्स मिशन। अले महात्मा गांधी जी थारे लिए में भेज दियो कि क्रिप्स मिशन, अब मेरी क्या करते थे? सहायता। ठीक है, इस क्रिप्स मिशन में सभी लोग क्या थे? अंग्रेज थे। महात्मा गांधी ने बोला कि आपने मिशन भेजा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मिशन हमें मंजूर नहीं है। ये मिशन है वो पूर्ण रूप से ब्रिटिशर्स पर आधारित है, और हमें तो अपना क्या चाहिए? खुद का संविधान है चाहिए। तो ये 1942 का क्या हो गया? मिशन खारिज। लेकिन जब 1945 जब युद्ध समाप्त हुआ, तो 1945 में ब्रिटेन में क्या हुए? चुनाव हुए। जो कंजर्वेटिव सरकार थी वो अब बदल गई। अब सरकार किसकी बनेगी? लेबर पार्टी, मजदूर दल की सरकार बनेगी, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी में प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने पहले ही अपने हाउस ऑफ कॉमन्स, आपको पता है ब्रिटेन में 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जहां आपने 18 भारत में किया है लोकसभा और राज्यसभा, बिहार बैठ के है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो प्रधानमंत्री बनते ही इसने पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर बोला कि भारत आजाद कर दो थी। बड़ा दिन उनके बाद दुख पाता कि कर दो, आजाद कर दो। तो आजादी की घोषणा के लिए इसने एक भेजा था मिशन, जिसका नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। कब भेजा? 24 मार्च 1946 को।
यही है अपना बेसमेंट जहां से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। दोबारा समझो इसको। हम बात कर रहे हैं संविधान की मांग को लेकर। संविधान की मांग करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन? बाल गंगाधर तिलक। कब मांग की थी? 1895 में। किस विधेयक में मांग की थी? स्वराज विधेयक में। लेकिन अकेले व्यक्ति की मांग को दबा दिया गया, कोई पनपी नहीं है मांग। इसके बाद में महात्मा गांधी ने कहा भारतीय संविधान भारतीय लोगों के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अर्थात भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये बात कहां कही गई? 1922 में यंग इंडिया मैगजीन में इन्होंने ये बात कही थी। तो इन दोनों की बातों से प्रेरित होकर मोतीलाल नेहरू ने बोला कि मैं संविधान बना दूंगा, और बनाया, प्रयास किया 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से। लेकिन नेहरू रिपोर्ट वो क्या रही? असफल रही। तो यहां तक है अपनी कौन सी? संविधान की मांग। दूसरा पॉइंट बनता है संविधान सभा की मांग को लेकर। तो संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति था 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934 में इसने मांग की संविधान सभा की मांग, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। और उसके बाद में व्यक्ति आए थे 1938 में जवाहरलाल नेहरू। 1938 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में शामिल कर दिया। किसकी मांग को? जो संविधान सभा की मांग है ना, उसको बोला कि कांग्रेस पार्टी भी आपसे क्या चाहेगी? संविधान सभा चाहेगी। आज तक तो लोग ही मांग कर रहा, अब जवाहरलाल नेहरू बोल दियो कि मैं कांग्रेस पार्टी को मुखिया हूं और मैं भी यह मांग कर रहा हूं कि संविधान सभा होनी चाहिए संविधान के लिए। तो बाद में एक कांग्रेस पार्टी की मांग को देखते हुए एक अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसमें भारत को बुलाया गया था कि आपका क्या बनेगा? संविधान है बनेगा, अगस्त 1940 में। लेकिन फिर भी नहीं मानने पर, आपको पता है जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या भेजा? 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। लेकिन क्रिप्स मिशन में सभी भारतीय हित छिपे हुए थे और मुख्य हित किसका था? ब्रिटिशर्स का था। इसे देखते हुए भारतीयों ने इसको क्या कह दिया? महात्मा गांधी ने कहा ये तो दिवालिया बैंक का चेक है सर, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि टूटे हुए बैंक का चेक है। तो पूछेगा दिवालिया बैंक का चेक किसे कहा गया है? 1942 के क्रिप्स मिशन को कह दिया कि इसको हमें स्वीकार नहीं करते हैं। तब जाकर जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 में बनी है लेबर पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री बने हैं क्लीमेंट एटली, तो उसने घोषणा की है कि हम भेज रहे हैं आपके लिए क्या? कैबिनेट मिशन। कब? 24 मार्च 1946। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया और इसके साथ ही अंतरिम सरकार का भी गठन होगा।